Today I will talk about anti-Parkinsonian drugs. Anti-Parkinsonian drugs means drugs used for treatment of Parkinson disease. And what is Parkinson disease? Parkinson disease, it is a neurodegenerative disorder. Neurodegenerative, that means degeneration of dopaminergic neuron in basal ganglia. Neurodegenerative disorder, degeneration of dopaminergic neurons in basal ganglia. Mainly substantia nigra gelatinosa. बात करते हैं अपन डोपामिन एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर. सीएनएस में ये कहाँ एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन? पेरिफेरी पे भी है, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था एड्रिनर्जिक सिस्टम में. अब बात आती है अपनी सीएनएस के अंदर. तो यहाँ डोपामिन ब्रेन के अंदर कहाँ एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर. तो ए, बी, सी एंड एल. ए फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, बी फॉर बेसल गैंग्लिया, C for CTZ area, L for लिम्बिक सिस्टम. तो ब्रेन में जो डोपामिन है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है. ये डोपामिन एक्ट करता है अपने डोपामिन रिसेप्टर पे. एंटीरियर पिट्यूटरी पे डोपामिन का क्या काम है? ये क्या करता है? इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन रिलीज एंड डिक्रीज प्रोलैक्टिन. सेकेंड, बेसल गैंग्लिया पे डोपामिन का क्या रोल है? ये क्या करता है? बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है. ये अपन अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. बेसल गैंग्लिया तो कंट्रोल बॉडी मूवमेंट. सीटीजेड एरिया, यहां पे डोपामिन क्या करता है? सीटीजेड एरिया को स्टिमुलेट करेगा एंड कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग. एंड इन लिम्बिक सिस्टम इट कॉज साइकोसिस. तो बेसल गैंग्लिया में इसका काम है कंट्रोल बॉडी मूवमेंट. अगर यहाँ पर बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामिन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे न्यूरॉन का डीजनरेशन होता है, तो ये क्या करता है? बॉडी मूवमेंट कंट्रोल नहीं होगी और क्या हो जाएगा? पार्किंसन डिजीज. इसके अलावा अगर लिम्बिक सिस्टम में डोपामिन का लेवल ज्यादा है तो ये साइकोसिस करता है. तो अगर हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स की बात करें तो उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी? D2 ब्लॉकर. वो क्या करेगी? डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी. इसके अलावा ये क्या करता है? सीटीजेड एरिया को स्टिमुलेट करता है. तो नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी अगर हमें कोई एंटीइमेटिक ड्रग ऐसी देनी है तो हम किसको ब्लॉक करेंगे? सीटीजेड एरिया के अंदर डोपामिन रिसेप्टर को. तो ये शॉर्ट के अंदर एक्शन है इसके. अपन अब चलते हैं अगेन पार्किंसन डिजीज में क्या हुआ. तो पार्किंसन डिजीज में क्या हुआ? डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया है, इसका मेन काम क्या है? बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना, बैलेंस करके चलना. यहाँ पे क्या है? दो सिस्टम है, डोपामिन सिस्टम, डोपामिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक. डोपामिनर्जिक सिस्टम का क्या है? इनहिबिटरी इफेक्ट. कोलिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेटरी. तो ये क्या करता है? जो हमारी बॉडी मूवमेंट है बेसल गैंग्लिया के अंदर, डोपामिन सिस्टम को उसको इनहिबिट करेगा. कोलिनर्जिक सिस्टम है वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. तो जब दोनों सिस्टम बैलेंस बने रहते हैं तो हमारी क्या होती है? बॉडी मूवमेंट कंट्रोल में रहती है. अब बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजनरेशन हो गया तो क्या हो गया? डिक्रीज डोपामिन. तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? कोलिनर्जिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ गई, बैलेंस नहीं हुआ. तो इससे क्या हुआ? पार्किंसन डिजीज के अंदर भी क्या होता है पेशेंट को? ट्रेमर, रिजिडिटी एंड हाइपोकाइनेशिया. तो एब्नॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉडी. तो अब अपना टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामिन का न्यूरोडीजनरेशन हो रहा है तो अपन बाहर से डोपामिन देंगे. तो अपना टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? बेसल गैंग्लिया के अंदर इन दोनों सिस्टम को बैलेंस रखना है. तो अपन या तो इसकी एक्टिविटी को बाहर से बढ़ा दें या इसको कम कर दें. तो जो भी अपन ड्रग्स पढ़ेंगे एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स,
उनकी मैकेनिज्म क्या होगी, या तो इंक्रीज द डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन ब्रेन या डिक्रीज सेंट्रल कोलिनर्जिक एक्टिविटी। तो ड्रग्स होगी वो 2 ग्रुप्स में अपन पढ़ेंगे। ड्रग एक्ट ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम, ड्रग एक्ट ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम। बात आती है इटियोलॉजी की। पार्किंसन डिजीज हुई क्यों, न्यूरोडिजेनरेशन क्यों हुआ? इट इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। तो इटियोलॉजी की बात करें, मोस्ट कॉमन इट इज एज रिलेटिव, एज के साथ होता है अराउंड द एज ऑफ 60 के बाद न्यूरोडिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से पार्किंसन होता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर, किसी की फैमिली में रन कर रहा है तो जेनेटिक फैक्टर ऑल्सो कोज फॉर पार्किंसन डिजीज। इसके अलावा जो एक्सटर्नल टॉक्सिन्स है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है, दे ऑल्सो कोज डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। इसके अलावा सम ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल अपनों ने कहा एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये क्या करती है, ब्लॉक द T2 रिसेप्टर। तो क्या करेगी, ये क्या करती है, पार्किंसन डिजीज। इसके अलावा एंटीमेटिक फॉर एग्जाम्पल मेटोक्लोप्रामाइड, ऑल्सो D2 ब्लॉकर। तो ये क्या करेगी, सम ड्रग्स ऑल्सो कोज पार्किंसन डिजीज। तो अगर ऐसी है ड्रग इंड्यूस पार्किंसन है तो उसमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। आई विल डिस्कस लेटर ऑन। तो दिस इज द इटियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज। बात आता है हम ट्रीटमेंट। जो हम ड्रग्स यूज करेंगे दे प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, क्योंकि न्यूरोडिजेनरेटिव है, डिजेनरेशन तो धीरे धीरे होता रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो सिम्टम्स हैं, ट्रेमर, रिजिडिटी, हाइपोकाइनेशिया, उसको हमारा टारगेट है कम करना। धीरे धीरे अगर पेशेंट में ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं, रिजिडिटी है, हाइपोकाइनेशिया है, कोई भी काम बहुत धीरे धीरे करेगा, स्लो मूवमेंट होगी, तो वो क्या करेगा, बेड रिडन हो जाएगा। धीरे धीरे बेड रिडन होगा तो उसमें क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी फेलियर फॉलोड बाय डेथ। तो अपन इस चीज को अपन को रोकना है। तो बात आती है ड्रग्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। इसको मैंने कहा अपन 2 ग्रुप में पढ़ेंगे। ड्रग्स एक्ट ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम, एंड सेकेंड ग्रुप ड्रग्स एक्ट ऑन सेंट्रल कोलिनर्जिक सिस्टम। अपनों ने पढ़ा था, इसमें अपन कौन सी देंगे, सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। जो सेंटर पे जाके कोलिनर्जिक सिस्टम को इनहिबिट करें, अपन वो वाली ड्रग्स देंगे। क्योंकि अगर आप नॉन सेलेक्टिव यूज करते हो तो इसके पेरिफेरल साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं एंटी कोलिनर्जिक, तो अपन सेंट्रल एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक। इसके अलावा अपनों ने पढ़ा था जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स है उनका साइड इफेक्ट क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक। तो अपन उसको भी यहाँ काम में ले सकते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक्स हैविंग एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी, ये वाली ड्रग्स अपन कहाँ यूज करते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ठीक है, अपन वापस यहाँ आ जाते हैं डोपामिनर्जिक सिस्टम में। अपना यहाँ टारगेट क्या है, डोपामिन के लेवल को बढ़ाना है। अब डोपामिन के लेवल को बढ़ाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो बाहर से डोपामिन दे दें, पर जो अपन बाहर से अगर डोपामिन देते हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। तो हम क्या यूज करते हैं, इसका प्रिकर्सर, दैट इज लीवोडोपा। तो अपनी फर्स्ट ड्रग क्या होगी जो डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेगी, प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, दैट इज लीवोडोपा। या सेकंड अपन क्या करें, डोपामिन जो था उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दें। तो ऐसी ड्रग जो क्या करें, इनहिबिट द
मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन। डोपामिन का मेटाबॉलिज्म मेनली कौन से एंजाइम से होता है? COMT, माओ, बी और डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज, पेरिफेरल डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज। तो अपन क्या दे देंगे? इनके इनहिबिटर्स। थर्ड, अपन ऐसी ड्रग दे सकते हैं जो क्या करें? डायरेक्ट डोपामिन रिसेप्टर पे काम करें। तो अपन देंगे डोपामिन एगोनिस्ट। इसके अलावा लास्ट ग्रुप क्या हो सकता है? जो ऊपर से डोपामिन के रिलीज को बढ़ाए, यानी डोपामिन रिलीजर या फैसिलिटेटर। तो दे ऑल ड्रग्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। अब अपन इनकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं एक साथ। इन सब की जो डोपामिन सिस्टम को अफेक्ट करती है, एक साथ अपन इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इंडिविजुअल फीचर्स है वो अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम। सो फर्स्ट ड्रग इज लीवोडोपा। लीवोडोपा, it is the first line drug for treatment of Parkinson disease. That is dopamine precursor. अगर अपन इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, जैसे ही अपन लीवोडोपा लिया, लीवोडोपा है, इसका 96% मेटाबॉलिज्म पेरिफेरी पे ही हो जाता है। दिस इज द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर। अपन को लीवोडोपा को कहाँ पहुंचाना है? बेसल गैंग्लिया के अंदर, ताकि अपन ट्रीट कर सके पार्किंसन डिजीज को। पर जैसे ही अपन ने लीवोडोपा दिया, ये लीवोडोपा पेरिफेरी पे ही जो डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उससे मेटाबोलाइज हो जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू dopamine. Some part of levodopa is metabolized by COMT, catechol O-methyl transferase enzyme to 3-O-methyl dopa. यानी ये पेरिफेरी पे ही जब तो मेटाबोलाइज होगी और ओनली इसका 1 to 2% जो लीवोडोपा हमने ली उसका 1 to 2% ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ये टेकन अप बाय द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। वहां वो चला जाएगा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन में और वहां जाके ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम टू डोपामिन। ठीक है, ये ब्रेन में चला गया। ये डोपामिन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर वहां से रिलीज होगा एंड एक्ट ऑन दियर रिसेप्टर D1 टाइप एंड D2 टाइप रिसेप्टर। फिर वहां पे भी इसका मेटाबॉलिज्म होता है डोपामिन का बाय द एंजाइम मोनोएमीन ऑक्सीडेज B एंड COMT और इट कन्वर्टेड इनटू डोपैक एंड 3-O-methyl टायरोसिन और अगेन इसका मेटाबॉलिज्म होगा बाय द माओ B एंजाइम and COMT enzyme and final product VMA. This levodopa in center also metabolized by COMT enzyme to 3-O-methyl tyrosine. So this is the metabolism of levodopa. तो हमने कहा हमने लीवोडोपा ले तो ली पर इसका 1 to 2% ही ब्रेन में पहुंचा क्योंकि 96 to 98% इज मेटाबोलाइज्ड बाय पेरिफेरी। यहाँ पे हुआ डोपामिन में कन्वर्ट हो गया और ये डोपामिन पेरिफेरी पे एक्ट करेगा तो यहाँ तो ये क्या करेगा? साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। हमें यहाँ पे इफेक्ट चाहिए ही नहीं, हमें तो लीवोडोपा ब्रेन में चाहिए था। तो 1 to 2% जाएगा लीवोडोपा ब्रेन में और वो कन्वर्ट हो गया डोपामिन में और ये डोपामिन एक्ट करता है डोपामिन रिसेप्टर पे। फिर इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा बाय द एंजाइम। तो अपना टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट है अपन को डोपामिन बढ़ाना है। तो अपन ड्रग्स कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट 96% यही मेटाबोलाइज हो रही है तो अपन इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो फर्स्ट ड्रग हो गई लीवोडोपा। सेकेंड ग्रुप ड्रग्स दैट इनहिबिट द पेरिफेरल डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो इसमें कौन सी होगी? सेकेंड कार्बिडोपा
and benzodiazide. They are peripheral dopamine decarboxylase inhibitor, यानी ये पेरिफेरी पे इनहिबिट करता है, ये सेंट्रल डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे तो अपन को एक्शन चाहिए। तो ये सेकेंड, थर्ड ग्रुप आपने इसको इनहिबिट कर दिया तो मेटाबॉलिज्म किससे होगा? COMT से, तो अपन इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो थर्ड ग्रुप कौन सा है? COMT, कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज। इसमें कौन सी ड्रग आती है? एंटाकेपोन एंड टोल्कापोन। एंटाकेपोन सिर्फ एंट्री पे जो कॉम्ट है उसको इनहिबिट करता है यानी पेरिफेरी पे, जबकि टोल्कापोन होता है ऑल्सो इनहिबिट द सेंट्रल कॉम्ट एंजाइम। ये जो सेंट्रल में COMT है उसको भी इनहिबिट करती है कौन सी ड्रग? टोल्कापोन। नेक्स्ट, चलो आपने इसको इनहिबिट कर दिया, लीवोडोपा चली गई। आपने इसको इनहिबिट कर दिया, डोपामिन एक्टोन रिसेप्टर। अब आती है मेटाबॉलिज्म, यहां से भी हो रहा है तो अपन ऐसी ड्रग देते हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, यानी MAO-B इनहिबिटर्स। इसमें होती है सेलेजिलिन एंड रासाजिलिन। ठीक है, आपने कर दिया। अब अपन ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं जो रिसेप्टर पे काम करें, तो यानी डोपामिन एगोनिस्ट या ऐसी ड्रग, ये हो गया 1, 2, 3 ग्रुप। दिस इज थर्ड नंबर, दिस इज 4 नंबर, दिस इज 5 नंबर। डोपामिन एगोनिस्ट, डोपामिन एगोनिस्ट में अभी अपन पढ़ेंगे अर्गोट एंड नॉन अर्गोट डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोराइड, रोपिनिरोल, प्रामिपेक्सोल, दे आर डोपामिन एगोनिस्ट। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, न्यूरॉन से डोपामिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग होती है इंक्रीज द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम द न्यूरॉन। इसमें आती है अपनी ड्रग अमांटिडिन। तो अपनों ने जितनी भी ड्रग्स यूज करते हैं पार्किंसन डिजीज में जो डोपामिन सिस्टम के थ्रू एक्ट करती है, अपनों ने उनकी मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस कर ली। अब अपन इंडिविजुअल फीचर्स पढ़ते हैं 1 by 1। First is levodopa. Levodopa, it is a precursor of dopamine. Number 1, mechanism of action ऑलरेडी डिस्कस हो गया। आपने लीवोडोपा लिया, ब्रेन में जाएगा, टेकन अप बाय द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन बेसल गैंग्लिया एंड अदर एरिया ऑफ CNS, वहां पे जाके स्टोर होगा एंड देन रिलीज होगा। नाउ इट एक्ट ऑन डोपामिन रिसेप्टर। डोपामिन रिसेप्टर है, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, D1, D2, D3, D4 एंड D5। इन सबको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, D1 लाइक एंड D2 लाइक। D1 इंक्लूड D1 एंड D5, D2 include remaining D2, D3 and D4। ये किस टाइप के रिसेप्टर हैं? दे आर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसका क्या है? इंक्रीज साइक्लिक AMP। इसका है डिक्रीज साइक्लिक AMP। जो ब्रेन के अंदर है वो D1 और D2, मेनली D2 होते हैं, बाकी D1 एंड D2 दोनों ही हैं ब्रेन के अंदर। तो ये तो हो गया इसकी नेचर स्टिमुलेटरी, और D2 टाइप की नेचर है इनहिबिटरी। तो जब बेसल गैंग्लिया में जब हमने लीवोडोपा लिया एंड वो कन्वर्ट हुआ डोपामिन में, तो वो दोनों रिसेप्टर पे काम करता है, D1 टाइप एंड D2 टाइप इन बेसल गैंग्लिया। बट अब इसका तो काम क्या था? स्टिमुलेशन, इसका इनहिबिटर, लेकिन कॉम्प्लेक्स पाथवे है, तो ओवरऑल इफेक्ट जो बेसल गैंग्लिया में आता है दैट इज इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा इन ब्रेन। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ लीवोडोपा।
फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। फर्स्ट एक्शन ऑन सीएनएस। सीएनएस पे क्या किया, डोपामिन रिसेप्टर पे जाके काम करेगा, तो बेसल गैंग्लिया पे जाके काम करेगा। तो क्या थे, जो पार्किंसन के जो सिम्टम्स थे उसको रिलीव करेगा। ट्रेमर, रिजिडिटी, हाइपोकाइनेसिया उसको क्या करेगा, रिलीव करेगा। जो एब्नॉर्मल मूवमेंट थी उसको कंट्रोल करेगा। धीरे धीरे क्या हो गया, बिहेवियर है, मूड है, उसको स्टिमुलेट करेगा, यानी पर्सन को नॉर्मलाइज करेगा। ट्रेमर होते हैं वो सबसे लास्ट में रिलीफ होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोकाइनेसिया एंड रिजिडिटी। तो अगर ट्रेमर ज्यादा है तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, एंटीकोलिनर्जिक। तो ट्रेमर के लिए अगर रिलीव करना है तो एंटीकोलिनर्जिक, हाइपोकाइनेसिया रिजिडिटी रिलीव बाय एंटी डोपामिनर्जिक दैट इज लीवोडोपा। तो इफेक्ट ऑन सीएनएस। सेकेंड, और सीएनएस पे ये क्या करेगा, साइकोसिस। अपनों ने पढ़ा था भाई, इसको नहीं पता मुझे कहाँ जाके काम करना है, ये तो ब्रेन के अंदर जाके काम करेगा, लिम्बिक सिस्टम पे भी। तो लिम्बिक सिस्टम में इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, साइकोसिस। सेकेंड, ऑन सीवीएस सिस्टम। अपनों ने कहा जो लीवोडोपा आपने लिया था 96% पेरिफेरी पे मेटाबोलाइज हो गया डोपामिन में। तो ये डोपामिन पेरिफेरी पे एक्ट करेगा, तो एक्ट ऑन पेरिफेरल रिसेप्टर। डोपामिन पेरिफेरी पे डोपामिन रिसेप्टर बीटा 1, अल्फा 1 इन पे काम करता है। तो क्या करेगा, ये क्या करता है, टैकीकार्डिया एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन। अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होके क्या होना चाहिए था, हाइपरटेंशन। बट इसका इफेक्ट क्या है, टैकीकार्डिया एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्यों होता है, इट इज ड्यू टू सेंट्रल एक्शन। ये जो डोपामिन था सेंट्रल पे जाके जो नॉन एपिनेफ्रिन है उसको इनिबिट करता है। एड्रिनर्जिक सिस्टम पे जो नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज को इनिबिट करेगा या इनिबिट द सेंट्रल नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन, ना कि हाइपरटेंशन। तो सीवीएस इफेक्ट टैकीकार्डिया एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन सीटीजेड एरिया। सीटीजेड एरिया इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अपनों ने इसको यहाँ डिस्कस नहीं किया, ये ब्लड ब्रेन बैरियर से प्रोटेक्ट नहीं है, पर ये क्या करेगा, सीटीजेड एरिया को स्टिमुलेट कर रहा है। अपनों ने पढ़ा था ए, बी, सी एंड एल। तो बेसल गैंग्लिया पे तो रिलीव किया, सीटीजेड एरिया को स्टिमुलेट करेगा तो क्या करेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम करेगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम पे जाके क्या काम करेगा, डिक्रीज द ग्रोथ हार्मोन रिलीज एंड increase growth hormone release and decrease prolactin. Increase growth hormone release and decrease prolactin. So this is the pharmacological action of levodopa. Next, pharmacokinetic. जो फार्माकोकाइनेटिक में अपन को बात याद रखनी है लीवोडोपा की, अपन को पता है जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है बाय द पैसिव डिफ्यूजन, बट लीवोडोपा का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो अगर अपने खाने में दूसरे में लिया है तो उसके साथ इसका कंपटीशन होगा, तो क्या करता है, फूड डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ लीवोडोपा। तो खाली पेट लोगे तो इफेक्ट फास्ट आएगा। सेकेंड, मेटाबॉलिज्म अपने डिस्कस कर लिया, इसकी टी हाफ होती है 1 to 2 आवर्स, यानी शॉर्ट एक्टिंग है। नेक्स्ट इज थेरेपेटिक यूज इन पार्किंसन डिजीज। ये सिम्टम्स को रिलीव करता है, पेशेंट को नॉर्मलाइज करेगा। साइड इफेक्ट होते हैं, एक तो अर्ली एंड सेकंड होता है आफ्टर लॉन्ग टर्म, आफ्टर प्रोलॉन्ग थेरेपी। तो अर्ली में जैसे आपको मैंने बताया सीटीजेड एरिया को स्टिमुलेट करेगा तो नोजिया एंड वोमिटिंग, टैकीकार्डिया, पोस्चुरल हाइपोटेंशन एंड अल्टर्ड टेस्ट। तो ये तो क्या है, अर्ली साइड इफेक्ट। लंबे समय तक थेरेपी चलती है तो उससे क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉडी, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉडी। जैसे अगर कोई ले रहा है लीवोडोपा तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल, जैसे कि एबनॉर्मल फेशियल मूवमेंट्स होगी, ग्रीमेंसिंग,
और कोरियोथिडोइड मूवमेंट, तो एब्नॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो इसके लिए अपन को हो सकता है अगर ज्यादा है पेशेंट की, ये मेनली एब्नॉर्मल मूवमेंट कब आती है, जब इसकी पीक जाती है। टी हाफ है 1 से 2 घंटे में जब इसकी पीक कंसंट्रेशन जाती है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ब्लड में, तो एब्नॉर्मल मूवमेंट। तो इसके लिए अगर किसी पेशेंट को ये ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपन उसकी डोज को कम करेंगे और दूसरी ड्रग ऐड करेंगे जैसे डोपामिन एगोनिस्ट। उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है एब्नॉर्मल मूवमेंट, तो अपन वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हो गया लेट में साइकोसिस, ये लेट आता है। थर्ड होता है ओनो फिनोमिना। ओनो फिनोमिना में क्या होता है, धीरे धीरे लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है तो न्यूरॉन्स का तो डीजनरेशन हो रहा है। आपने बाहर से दिया लेकिन अब नर्व तो जो न्यूरॉन्स तो कम पड़ रहे हैं, तो क्या होगा, जब तक आप ड्रग दोगे तो इफेक्ट आएगा, जैसे ही ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम तो इफेक्ट नहीं, तो यानी ऑन ऑफ इफेक्ट। तो ये क्या होती है, दे आर प्रॉब्लम्स विद लीवोडोपा। नेक्स्ट अपन चलते हैं पेरिफेरल डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। Peripheral dopamine decarboxylase inhibitors. This include carbidopa and benzodiazide. मैकेनिज्म अपने डिस्कस की थी। दे इनहिबिट द पेरिफेरल डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, सो इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा टू डोपामिन। तो मोर अमाउंट ऑफ लीवोडोपा एंटर्स इन ब्रेन एंड मोर इफेक्टिव। तो इसको हम हमेशा लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा को, लीवोडोपा के साथ देते हैं कार्बिडोपा को। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं को कैरिल डोपा। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज को कैरिल डोपा। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रैशनल ऑफ कार्बिडोपा विद लीवोडोपा। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, आपने दिया मोर अमाउंट ब्रेन में एंटर करेगा तो आपको डोज कम देनी पड़ेगी, उसका टी हाफ होगा वो बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज द टी हाफ ऑफ लीवोडोपा। तो जो फ्लक्चुएशन है वो कम होगा इसके साथ। दूसरा, पेरिफेरी पे मेटाबोलाइज हो रही थी डोपामिन, तो उसके साइड इफेक्ट आ रहे थे, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, तो पेरिफेरल साइड इफेक्ट लेस। थर्ड बेनिफिट क्या हो गया, ऑन ऑफ इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ब्रेन में पहुंचेगा तो सस्टेन इफेक्ट, तो ऑन इफेक्ट होगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कार्बिडोपा विद लीवोडोपा। तो इनमें हम 100 मिलीग्राम लीवोडोपा प्लस 25 मिलीग्राम कार्बिडोपा। बट कौन से साइड इफेक्ट कम नहीं होंगे, साइकोसिस, क्योंकि वो तो ब्रेन की वजह से है, ब्रेन में जाने की वजह है, तो साइकोसिस, पोस्टुरल हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल मूवमेंट, दे आर नॉट रिलीव्ड बाय कार्बिडोपा। तो ये इसके क्या है बेनिफिट। थर्ड अपन चलते हैं COMT कॉम्ट इनहिबिटर, कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनहिबिटर। इसमें 2 ड्रग्स आती है, एंटाकेपॉन एंड टोल्कापोन। नाम से पता चल रहा है मैकेनिज्म, दे आर कॉम्ट इनहिबिटर, तो इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा टू 3-O-मेथाइल डोपामिन, जो ऊपर कन्वर्ट हो रहा था तो उसको इनहिबिट कर दिया, तो और ज्यादा अमाउंट हो गया, वो एडिटिव इफेक्ट हो गया इसका। तो अगर ऑन ऑफ इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो अपन कॉम्ट भी ऐड करेंगे लेटर ऑन थेरेपी के अंदर। बट स्टार्ट हम किससे करते हैं, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। उससे इफेक्ट नहीं आ रहा तो अपन ऑन ऑफ इफेक्ट में कॉम्ट इनहिबिटर ऐड कर सकते हैं। देखो ई फॉर एंटाकेपोन, तो ये सिर्फ जो पेरिफेरी पे कॉम्ट एंजाइम था उसको इनहिबिट करेगी। बट टोल्कापोन क्या करता है, पेरिफेरल एज वेल एज सेंट्रल कॉम्ट को इनहिबिट करेगा। तो यानी इसने क्या किया, एंटाकेपोन ने जो पेरिफेरी पे जो था लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, टोल्कापोन पेरिफेरी पे भी एज वेल एज सेंट्रल के अंदर भी, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। लेकिन टोल्कापोन का साइड इफेक्ट क्या होता है, टी फॉर टोल्कापोन, टी फॉर टॉक्सिक टू लीवर। तो ये क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिक है, टॉक्सिक टू लीवर,
तो इसलिए यूज कौन सी करते हैं हम, एंटाकिपोन। नेक्स्ट, इस एंजाइम को भी इनहिबिट कर दिया। और कौन सा एंजाइम इनहिबिट करना है हमें, माओबी। माओबी इनहिबिटर्स। माओबी इनहिबिटर्स में कौन सी है, सैलेजिलिन एंड रासाजिलिन। दे आर सेलेक्टिव माओबी इनहिबिटर। माओबी दो टाइप्स का एंजाइम है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी। मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए मेनली क्या करता है, पेरिफेरी पे जो हमारे एमीन्स है उनको मेटाबोलाइज करता है। माओबी मेनली ब्रेन के अंदर होता है और ये किसको मेटाबोलाइज करता है, डोपामिन को। तो अपन को क्या करना है, डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को रोकना है। तो अपन क्या देंगे, सैलेजिन एंड रासाजिलिन। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अलावा ये क्या करता है, डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को रोका इसने। तो जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है बाय द माओबी एंजाइम, तो प्रोडक्ट बनता है, इससे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स, डोपामिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है माओबी एंजाइम से, तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स एंजाइम नॉर्मली हमारे बॉडी की जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जैसे ग्लूटाथियोन है या इसके अलावा, तो ये रिड्यूस हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। पर एज के साथ साथ ये किसी अदर वजह से ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डैमेज हो गई, तो क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स है और ये क्या करते हैं, डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन। तो अगर हम सैलेजिलिन और रासाजिलिन देते हैं तो ये क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेगा, फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, तो न्यूरो डिजेनरेशन नहीं होगा, यानी इसका क्या है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी है। तो मैकेनिज्म एक्शन ये क्या करता है, इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म और आल्सो है न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन। सैलाजिलिन है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या करता है, जैसे ही बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है तो एम्फिटामिन लाइक प्रोडक्ट बनता है इसमें। और एम्फिटामिन का काम क्या है, यूफोरिया, स्टिमुलेंट इफेक्ट। बट ये प्रॉब्लम रासाजिलिन के साथ नहीं है। रासाजिलिन नॉट प्रोड्यूस एम्फिटामिन लाइक प्रोडक्ट इन बॉडी, तो नो स्टिमुलेंट इफेक्ट। लेकिन सैलेजिलिन के साथ क्या है, स्टिमुलेंट इफेक्ट है। चलो अपनों ने क्या पढ़ लिया, प्रिकर्सर दे दिया, जिस एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रही थी अपनों ने उस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, फिर भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो अपन अब क्या देंगे, डोपामिन एगोनिस्ट। नेक्स्ट ग्रुप इज डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट, इसमें दो ग्रुप पढ़ेंगे अपन, अर्गोट डेरिवेटिव्स एंड नॉन अर्गोट डेरिवेटिव्स। अर्गोट डेरिवेटिव्स इंक्लूड डोपामिन एगोनिस्ट, यानी जो रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं, डोपामिन रिसेप्टर। अर्गोट के अंदर कौन सी है, लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन, एंड परगोलाइड। Non-ergot derivative includes apomorphine, ropinirole, pramipexole. So all are dopamine agonists. They act on dopaminergic neuron, dopaminergic receptor. तो जो डोपामिन के जो एक्शंस थे बेसल गैंग्लिया अदर, तो ये प्रोड्यूस करेगा। अपन ने रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया। ये क्या है, अर्गोट डेरिवेटिव, दे आर शॉर्ट एक्टिंग। नॉन अर्गोट, दे आर लॉन्ग एक्टिंग। सेकेंड, दे आर अर्गोट डेरिवेटिव, तो इनका साइड इफेक्ट क्या है, वासोस्पाज, यानी ये गैंग्रीन प्रोड्यूस करती है। दे आर नॉन अर्गोट डेरिवेटिव, तो इनके साथ गैंग्रीन की, वासोस्पाज की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम कौन से प्रीफर करते हैं, नॉन अर्गोट डेरिवेटिव्स ऑफ डोपामिन एगोनिस्ट लाइक एपोमॉर्फिन, ropinirole, pramipexole। दे आर वेरी इफेक्टिव। और अगर कोई यंग पेशेंट है ना, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट है ना लीवोडोपा के, वो फर्स्ट लाइन ड्रग है,
उसके साइड इफेक्ट है एबनॉर्मल मूवमेंट, साइकोसिस, ओनो फिनोमिना, वो इनके साथ नहीं होता। तो अगर कोई यंग पेशेंट है ना पार्किंसोनिज्म का, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है? डोपामिन एगोनिस्ट। इट इज ऑल्सो फर्स्ट लाइन ड्रग प्रीफर इन यंग पेशेंट। इवन आउट ऑफ इंडिया में तो यही प्रीफर करते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट। एक ये जो रोपिनिरोल प्राइमीपेक्सोल है, दे आर ऑल्सो यूज इन रेस्टलेस लैग सिंड्रोम, RLS। रोपिनिरोल प्राइमीपेक्सोल ऑल्सो यूज इन रेस्टलेस लैग सिंड्रोम। रेस्टलेस लैग सिंड्रोम यानी ये क्या है, शॉर्ट में अपन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट जब रेस्ट करता है, नॉर्मली उसको लैग्स में कोई पेन नहीं है, जब पेशेंट रेस्ट करता है, रात को सोता है, तो ड्यूरिंग रेस्ट उसको लैग्स में सीवियर पेन होता है, इतना क्रैम्प्स आते हैं उसको, वो इच्छा होती है कि मैं वापस चल पड़ूं, और वो रात को नींदों में चलने लगता है। जैसे ही वो चलता है उसका पेन क्या होता है, कम हो गया, यानी पैरों को रेस्ट करने की आदत ही नहीं है। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, यानी पेन इन लेग ड्यूरिंग रेस्ट। तो इसमें ट्रीटमेंट ये मेनली किस वजह से होता है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो इसमें हम जो ट्रीटमेंट देते हैं आयरन थेरेपी। तो ट्रीटमेंट ऑफ रेस्टलेसनेस, आयरन थेरेपी। इसके अलावा विटामिन दे सकते हैं। रोपिनिरोल प्राइमीपेक्सोल ऑल्सो इफेक्टिव इन रेस्टलेसनेस सिंड्रोम। ये प्रोवाइड करता है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, क्योंकि इन पेशेंट में हमने देखा है कि डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम होती है, तो दे आर ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्टलेस, आयरन थेरेपी, रोपिनिरोल और प्राइमीपेक्सोल। इसके अलावा अगर आपने लिवोडोपा दिया, ओनो फिनोमिना है, तो उसमें अपन एपोमोर्फिन देते हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट है गया जो डोपामिनर्जिक सिस्टम पे एक्ट करता है, डोपामीन रिलीजर, डोपामीन फैसिलिटेटर। इसमें कौन सी ड्रग आएगी? अमांटिडिन। डोपामीन प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में है, यहां से ये डोपामीन रिलीज होता है एंड इट एक्ट ऑन दियर रिसेप्टर D1 एंड D2 रिसेप्टर। तो ये वाले ड्रग्स क्या करते हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या है? ये ऊपर से क्या करेगी? इंक्रीज द प्रीसिनेप्टिक रिलीज ऑफ डोपामीन फ्रॉम वेसिकल्स, यानी इसने क्या किया? रिलीज को बढ़ाया। दूसरा, इन ड्रग की मैकेनिज्म ऑल्सो हैविंग एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, तो वो इसमें ऐड हो गया एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। थर्ड मैकेनिज्म ऑल्सो हैविंग एंटी ग्लूटामेट एक्शन, तो ये एक्साइटेटी की वजह से अगर डीजनरेशन है तो उसको भी कम करता है, यानी इसकी तीन मैकेनिज्म है। इंक्रीज द रिलीज फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन डोपामिन, सेकेंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, थर्ड इज एंटी ग्लूटामेट। बट अगर इसकी एफिकेसी की बात करें, इट इज लेस एफिकेशियस देन लीवोडोपा बट मोर एफिकेशियस देन एंटीकोलिनर्जिक। तो इसको अपन यूज कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर आप लीवोडोपा ले रहे हो, एबनॉर्मल मूवमेंट ज्यादा है, तो अपन ऐड क्या करेंगे? अमांटिडिन। साइड इफेक्ट, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट विद अमांटिडिन, कॉन्स्टिपेशन, एंकल इडिमा, एंड थर्ड इज स्पेसिफिक लिविडो रेटिकुलरिस, यानी bluish discoloration of skin. So these are the specific side effect: constipation, ankle edema and libido reticularis. तो ये अपने ड्रग डिस्कस की जो डोपामिनर्जिक सिस्टम पे एक्ट करती है। अब किसी वजह से अपन डोपामिन सिस्टम को नहीं छेड़ पाते, तो अब अपना टारगेट क्या है? अपन कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करेंगे। तो सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसके अंदर कौन सी आती है? जो सेंटर पे जाके कोलिनर्जिक सिस्टम को है, स्पेसिफिक ट्राईहेक्सीफेनिडिल, या इसका दूसरा नाम है बेंजहेक्सोल। इट इज अ सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ट्राईहेक्सीफेनिडिल, बेंजहेक्सोल। Another is biparidine,
सेंट्रल, इसके अलावा सेंट्रल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, जिनमें एंटी हिस्टामिनिक, जिनमें एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है, लाइक प्रोमेथाजिन। तो ये होती है जो कोलिनर्जिक सिस्टम को जाके इनहिबिट करेगी। इन ड्रग्स को हम कहाँ यूज करते हैं? ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म में। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर यूज फॉर ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। क्वेश्चन आपका ये आता है, व्हाट इज द राशनल ऑफ सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इन पार्किंसन डिजीज? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कुछ ड्रग्स है जो पार्किंसोनिज्म करती है। राशनल यानी मैकेनिज्म, जैसे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये क्या है? D2 ब्लॉकर है। इसके अलावा मेटोक्लोप्रामाइड, ये भी क्या है? D2 ब्लॉकर है। यानी ड्रग्स दैट कॉज पार्किंसोनिज्म, ये ड्रग्स क्या करती है? जो डोपामिन है ऊपर से रिलीज हो रहा है, और डोपामिन कहाँ जाके रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो ये ड्रग्स क्या करेगी? इनहिबिट दिस रिसेप्टर। तो यानी इन्होंने तो गेट को बंद कर दिया। अब आप ऊपर से कितना ही डोपामिनर्जिक सिस्टम को स्टिमुलेट करो, रिसेप्टर तो ब्लॉक है बाय दीज ड्रग्स। तो इस कंडीशन में अब अपन क्या कर सकते हैं? डोपामिन सिस्टम को तो नहीं छेड़ सकते। आपने कितना ही लीवोडोपा दिया, कितना ही डोपामिन फैसिलिटेटर दिया, कितना ही डोपामिन एगोनिस्ट दिया, कहीं काम नहीं करेगा। उसका पार्किंसन जो हुआ है वो ठीक नहीं होगा। तो अब अपन क्या करें? अपन जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ी हुई थी, क्योंकि अपना काम है बेसल गैंग्लिया के अंदर दोनों सिस्टम को बैलेंस रखना। पहले अपनों ने डोपामिन सिस्टम को छेड़ा था क्योंकि वो कम हो रहा था, तो अपनों ने उसको बढ़ा दिया। लेकिन अब इस वजह से अपन इसको तो नहीं छेड़ पा रहे, तो जो बैलेंस था, इनबैलेंस था, अपन को उसको बैलेंस करना है। तो जो कोलिनर्जिक ओवर एक्टिविटी थी, अपन को उसको क्या करना है? कम करना है, ताकि वो वापस बैलेंस हो जाए। तो दे आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, बिकॉज ये ड्रग्स क्या करती है? ब्लॉक द D2 रिसेप्टर। तो डोपामिनर्जिक ड्रग्स विल नॉट एक्ट। ये जो होती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ये मेनली जो फर्स्ट किसको ट्रीट करती है? मैंने अभी आपको बताया था 3 होते हैं, ट्रेमर, रिजिडिटी, हाइपोकाइनेसिया। तो ट्रेमर होते हैं, दे रिलीव फर्स्ट बाय द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो दिस इज द एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। अगर अपन इसको समराइज करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? फर्स्ट लाइन ड्रग लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। यंग पेशेंट है तो अपना ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? डोपामिन एगोनिस्ट, लाइक डोपामिन एगोनिस्ट। और वो भी कौन सी? नो नर्को डेरिवेटिव, लाइक एपोमॉर्फिन, रोपिनिरोल, पेमीपेक्सोल। अगर लीवोडोपा की वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट है, तो अब अपन क्या देंगे? ऐड करेंगे कौन सी? अमांटिडिन। इफ ऑन ऑफ है तो अपन कोई भी ऐड कर सकते हैं साथ में, माओ इनिबिटर, कॉम्ट इनिबिटर, क्योंकि क्या थी? कंसंट्रेशन कम हो रही है तो अपन को तो बढ़ाना है। तो ये तो अपन साथ चल ही रहा था, तो आप कॉम्ट ऐड कर सकते हो, माओ बी इनिबिटर कर सकते हो। इसके अलावा ऑन ऑफ फिनोमिना में अपन क्या देते हैं? एपोमॉर्फिन, क्योंकि इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल अबाउट ड्रग्स ऑफ एंटी पार्किंसोनियन। थैंक यू।